नमस्कार। आप देख रहे हैं द फेडरल देश का पॉडकास्ट। मैं हूं मनीष कुमार और आज हम चर्चा करेंगे तमिलनाडु की राजनीति की, जहां पे विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। 23 अप्रैल को तमिलनाडु में मतदान होगा और आज हम तमिलनाडु की राजनीति पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पुतिया थलई जो हमारी सहयोगी चैनल है, और उनके वरिष्ठ हमारे सहयोगी गणपति जी जुड़ चुके हैं और उन्हीं से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो तमिलनाडु की राजनीति को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं और उनसे समझेंगे कि जो इंडिया ब्लॉक अलायंस है और एनडीए अलायंस है, किसका पलड़ा भारी है और क्या मुद्दे हैं तमिलनाडु की। तो सबसे पहले गणपति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मेरा पहला सवाल कि लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी, क्या अलायंस होगा एनडीए का, क्या इंडिया ब्लॉक का अलायंस होगा, क्योंकि अलायंस होने से पहले काफ़ी खींचतान था। तो क्या माना जाए कि ऑल इज़ वेल दोनों अलायंस में चुनाव से पहले? वणकम एंड नमस्कार। ये अलायंस वाला मामले में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था विजय। तमिழக வெற்றி कழगम नया पार्टी है, उसका नेता विजय बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, फैंस बहुत हैं उनका ऑल ओवर तमिलनाडु, नॉट ओनली तमिलनाडु बट आल्सो इन नेबरिंग स्टेट्स लाइक केरला। सो वो इन दोनों अलायंस में किसी में शामिल होंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा चर्चा था। अगर वो एनडीए वाला में शामिल होते तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता, या फिर उनकी कारण जो है कांग्रेस डीएमके अलायंस से बाहर निकल के वो अलग अलायंस बना देती, तो उसका भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डीएमके ने अपना अलायंस बरकरार रखा है। कांग्रेस रिलायंस ये माफ़ कीजिए, कांग्रेस जो है पूरा इंडिया ब्लॉक का भरोसा रख के डीएमके वाला अलायंस पे ही वो कंटिन्यू कर रहा है। तो डीएमके का एक रिलायंस है कांग्रेस पे कि भाई कांग्रेस हमारा जो अलायंस को मजबूती देगा, जोड़ के रखेगा। कांग्रेस को भी एक डीएमके पे भरोसा है कि भाई ये सेक्युलर अलायंस रहेगा, तो सेक्युलर फॉर्मेशन में हमारा नेशनल पॉलिटिक्स के साथ अलाइन होता है। तो इसीलिए उन लोगों ने अपना जो फाइनल जो भी डिफरेंसेस होगा सब सेटल करके अलायंस बना लिया। और कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो सीपीआई और सीपीएम वो डीएमके अलायंस में है। वीसीके विடுதலை சிறுத்தைகள் कक्षी वो भी डीएमके अलायंस में है। वाइको को तो आप जानते हैं कि फेमस पार्लियामेंटेरियन, उनका पार्टी भी डीएमके अलायंस में कंटिन्यू कर रहा है। तो डीएमके अलायंस में सभी जो पहले जो थे वो लोग हैं, और उसके अलावा अभी विजयकांत का पार्टी डीएमडीके भी उसमें शामिल हो गया है। तो उसको क्या सीट दे रहे हैं, उसको राज्यसभा दिया है, तो इसको लेकर के थोड़ा सा चर्चा विवाद था, डिसकंटेंट था, बट अभी सब सेटल हो गया है। तो दोनों अलायंस अपने अपने पार्टनर्स के साथ सेटल हो रहे हैं, सीट शेयरिंग वगैरह कर रहे हैं, और विजय जो है वो अलग से इलेक्शन लड़ेंगे। यही अभी का जो मोस्ट इंटरेस्टिंग स्थिति है। लेकिन गणपति, ये बताइए कि लगातार ये चर्चा हो रही थी कि विजय जो है शायद कांग्रेस के साथ अलग एक गठबंधन बनाएंगे। क्या विजय एनडीए में शामिल नहीं हुए, क्योंकि कहा जा रहा था कि जिस तरीके से सीबीआई उनको बार बार उनको बुला रही थी, वो हैंड वेव करके वहाँ से निकल रहे थे। ये कहा जा रहा था कि शायद वो एनडीए के करीब आ गए हैं, मुस्कुरा के सीबीआई हेडक्वार्टर से वो निकलते थे। तो लेकिन क्या विजय नहीं गए एनडीए के साथ? इसमें कांग्रेस ने कुछ खेल किया है? कांग्रेस, उनको कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीक विजय आ चुके हैं इन दिनों। तो राहुल गांधी ने टेलीफोन पे विजय से बात किया, तो ये आपने जो बोला बिल्कुल सही है। क्या हुआ कि विजय का इलेक्शन रैली में करूर में स्टैम्पेड हो गया, लोग मर गए, तो उसके लेकर के बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो रहा था। उस टाइम में विजय वॉज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। सभी उसको अटैक कर रहे थे कि भाई क्या रैली किया, भाई इतने लोग आपका रैली में मर गए हैं, कि आपने क्या मैनेजमेंट किया, ये तो कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है, सब है। और विजय का पार्टी का लोग कह रहे थे कि भाई नहीं, मैनेजमेंट जो है हमारा जिम्मेदारी नहीं है, वो तो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए था। तो इस तरह का जब चीज़ें चल रही थी, तब राहुल गांधी ने विजय से फ़ोन पे बात किया है, और विजय के जो सपोर्ट में था उनका स्टैंड। इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस का एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस बैरर है प्रवीण चक्रवर्ती,
वो चेन्नई जाते हैं, वो विजय से मिलते हैं, मतलब खुला ओपन। जब कांग्रेस डीएमके अलायंस में था, कंटिन्यू वहाँ बातचीत चल रहा था, तब जा कर के मिलते हैं। तो इसीलिए एक बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस और विजय दोनों मिलके ये एक नया अलायंस बना देंगे, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, इस तरह का बात हो रही थी। उसी टाइम में ये भी बात हो रहा था कि भाई कांग्रेस कहीं ये विजय को बार्गेनिंग चिप की तरह तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है डीएमके कि बिल्कुल सही डीएमके के साथ तो बार्गेन करने के लिए। लेकिन फाइनली ये हुआ कि विजय जो है वो डीएमके के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, वो तो पहले से पता था। तो कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते थे, लेकिन वो बात हुआ नहीं है। उसके बाद सेकंड आता है जो आपने बताया, सीबीआई का ऑफिस से जो है, जैसे ही एक इलेक्शन रैली में बाहर निकलते हैं वैसे गाड़ी का सनरूफ से जो है वो विजय वेव करते हुए जा रहे हैं कि भाई ऐसा सीबीआई के ऑफिस में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। हाउ डिड द सीबीआई अलाउ दिस? सब पूछ रहे थे कि भाई सीबीआई क्या है, इनको कुछ भी करने के लिए दे दिया गया, तो ये एनडीए में ज्वाइन कर लिए क्या? उस टाइम में ये भी बात चल रहा था कि काफ़ी एनडीए और विजय के बीच में जो सीक्रेट नेगोशिएशंस हो रहा है, तो वो मिल लेंगे उनसे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विजय का जो है एक मूवी है जननायकन, उसका जो है सेंसर बोर्ड अभी क्लियरेंस मिला नहीं है, वो मूवी रिलीज़ नहीं हुआ है, तो उसका जो है काफ़ी लॉस हो रहा है। पोंगल के टाइम से वेट कर रहे हैं कि उसको रिलीज़ करने के लिए, कि भाई वो हुआ ही नहीं है, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान है उनका। तो इसलिए ये क्लियर हो गया कि एनडीए के साथ जो है वो उनका कोई अलायंस नहीं हो रहा है, क्योंकि चेन्नई में अनाउंसमेंट हो गया है एनडीए में बीजेपी कितना सीट लड़ेगा, पीएमके कितना सीट लड़ेगा, टीटीवी दिनकरन का पार्टी कितना सीट लड़ेगा, उसमें कोई विजय का कोई बातचीत है ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि विजय जो है ना इधर है ना उधर है, वो उनको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। उसका पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई काफ़ी हम लोगों से बार्गेनिंग हुआ है, बातचीत हुआ है, हमको इतना सीट देंगे, हमको डिप्टी सीएम पोस्ट देंगे, ये सब दिए बोला था, लेकिन हमने मना कर दिया। लेकिन इन सब बातों का कोई एविडेंस है नहीं। एडीएमके भी कह रहा है कि बीजेपी की कह रहा है कि भाई हमने बात नहीं किया। लेकिन ये है कि इन लोगों के दिल में था कि भाई विजय हमारा साथ आए तो बड़ा तगड़ा हमारा अलायंस बन जाएगा। तो एडप्पाडी पलनीसामी एक बार बोला भी था कि देखो हमारा पार्टी का रैली में वो उनका टीवी के का फ्लैग्स वगैरह आ गए हैं, तो अलायंस का बात चालू हो गया है, लेकिन हुआ नहीं है। तो इसीलिए इस बार तमिलनाडु का इलेक्शन बहुत दिलचस्प होने वाला है कि भाई दो एस्टेब्लिश्ड अलायंस, एक नया प्लेयर जिनका जो है काफ़ी चर्चा है, पोटेंशियल क्या है वो इलेक्शन में पता लगेगा। इसके अलावा सीमान अलग से लड़ रहे हैं, और कुछ एक आध छोटे मोटे जो पार्टी है जो बाकी जो अलायंस में डिसकंटेंट है या किसी पार्टी की के अंदर में प्रॉब्लम है, वो लोग भी अलग से लड़ रहे ये हैं। तो सर प्रॉब्लम हर पार्टी में गठबंधन में अलायंस में होता है, लेकिन क्योंकि बिहार के चुनाव में आपने देखा प्रशांत किशोर किस तरीके से अकेले जाकर लड़े, तो क्या विजय वाकई में फैक्टर तमिलनाडु में बनेंगे, या जिस तरीके से प्रशांत किशोर का बिहार में डब्बा गोल हो गया, कहीं विजय भी तो ऐसा साबित नहीं होंगे? और किसका वोट काटेंगे वो, डीएमके अलायंस का काटेंगे या एआईडीएमके अलायंस का काटेंगे? बस यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि विजय अगर किसी अलायंस में जा करके उनको धक्का दे के रैकेट की तरह उनको आगे कर दिया होता है तो अलग बात है। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं कि वो बात है उल्टा, किसका वोट ज़्यादा काटेंगे। तो विजय का भी जो है उसका पार्टी का स्टैंड है सेक्युलरिज्म पे। वो काफ़ी अभी ईद वगैरह का अभी उनका फंक्शन हुआ, तो वो विजय खुद जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं करके वो खुद नहीं बताते हैं, लेकिन पब्लिक उसको नोट करता है। उनका रियल नेम है वो जोसफ है वो। तो ये सब नोट करते हैं कि ये सोचते हैं कि भाई पब्लिक कि भाई माइनॉरिटीज़ का वोट उनकी तरफ जाएगा। अगर माइनॉरिटीज़ का वोट विजय की तरफ जाएगा तो ये डीएमके अलायंस के लिए नुकसान है, क्योंकि वो वोट जो है बीजेपी के साथ था नहीं, तो इनके साथ ही था मैक्सिमम, तो वो उसमें से कुछ जाएगा तो डीएमके अलायंस के लिए नुकसान है। पर ये नहीं है कि विजय सिर्फ वही वोट ले जाएंगे। तो विजय का जो फैन बेस है, जो स्टार पावर उनका है, हाँ बिल्कुल, तो वो फैंस जो है वो ऐसा कोई एक पार्टी का दूसरा एक पार्टी का ऐसा नहीं है कि वो तो हर पार्टी में होंगे। तो इसलिए वो दूसरा अलायंस का भी तो वोट वो ले जाएंगे। वो कितना % वोट काटेंगे, किसका वोट काटेंगे,
इसके ऊपर तमिलनाडु का इस बार असेंबली इलेक्शन का आउटकम चेंज हो सकता है। मतलब ही कैन बी ए पर्सन हु इज़ द अननोन फैक्टर, कि एक्स फैक्टर जैसा बताते हैं कि जो रिजल्ट बदल सकता है। तो लेकिन इलेक्शन से पहले, क्योंकि 23 अप्रैल को अब तो यहाँ से ठीक एक महीने बाद मतदान होगा, मुद्दे क्या हैं सर? क्योंकि जितने स्टेट्स हैं, जैसे ममता बनर्जी कहा जा रहा है बंगाल में स्ट्रांग है, हेमंता जो है वो असम में स्ट्रांग है, और स्टालिन को भी बताया जाता है कि तमिलनाडु में फ़िलहाल वो स्ट्रांग नज़र आते हैं और कितनी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन पहले कहा जाता था एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन आजकल प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर हर स्टेट्स में नज़र आ रहा, क्योंकि जो राज्य में सरकार जिसकी है वही अगली बार जीत के चला आ रहा। तो क्या फैक्टर इस बार तमिलनाडु में काम कर रहा? नहीं, सही है आप जो कह रहे हैं कि कभी एंटी इनकम्बेंसी कभी प्रो इनकम्बेंसी ऐसा भी काम कर जाता है। जैसा अभी रिसेंटली उड़ीसा का इलेक्शन में हम देख रहे थे कि वहाँ नवीन पटनायक और उनका पार्टी काफ़ी एस्टैब्लिश्ड और स्ट्रांग था, एक के बाद एक इलेक्शन जीते जा रहे थे। अब लेकिन सडनली इस बार जो है वहाँ बीजेपी अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री है उनका, और वो नवीन पटनायक का जो अनएक्सपेक्टेड लॉस है। तो तमिलनाडु में एंटी इनकम्बेंसी होने का जो रीजंस होते हैं मेनली प्राइमरीली लॉ एंड ऑर्डर का है, कभी वाटर स्कैर्सिटी वगैरह का है। बट अभी थैंकफुली वेदर हैज़ बीन काइंड, रेनफॉल हैज़ बीन ओके, सो वाटर स्कैर्सिटी नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का लेके काफ़ी पब्लिक चिंतित है। और दूसरा ड्रग्स, वहाँ ये कह रहे हैं कि पब्लिक का कंप्लेंट है कि ड्रग्स का जो है यूसेज ज़्यादा हो गया है। बाहर का स्टेटों से ड्रग्स जो है गांजा टाइप का जो है वो स्मगल करके तमिलनाडु में लेके आते हैं, इवन सिंथेटिक ड्रग्स आल्सो, एंड दे आर सोल्ड ऑल ओवर द स्टेट। ये एक सोशल मुद्दा पैदा कर रहा है कि भाई सोसाइटी को बहुत बड़ा डेंजर है। ये बताते हैं कि डीएमके गवर्नमेंट इस पर क्रैकडाउन क्यों नहीं किया, ये पूछते हैं। और इसके अलावा और डीएमके की साइड से वो अपना पार्टी का जो कुछ लोग हैं उनको कंट्रोल क्यों नहीं किया, तो गुंडागर्दी वगैरह क्यों रोका नहीं, तो इस तरह का जो क्वेश्चंस हैं। तो ये नॉर्मली हर बार आता है कि तमिलनाडु में एक पैटर्न है कि भाई 5 साल ये डीएमके का राज रहेगा, फिर 5 साल डीएमके का, ऐसा कैसा है। तो उसमें एक जयललिता ने उसको ब्रेक लगाया। जयललिता के जो है उनका अंत से पहले जो इलेक्शन हुआ उस टाइम में वो सीएम थे और फिर से इलेक्शन जीते, और उसकी वजह से 10 साल कंटिन्यूअस एडीएमके का रूल था। जयललिता ऑफ कोर्स वाज नॉट देयर, शी वाज नो मोर, बट हर पार्टीज रूल कंटिन्यू। उससे पहले जो है एमजीआर के राज में ऐसा हुआ है कि भाई वो जो है वो सीएम जो है प्रो इनकम्बेंसी उनका उनके साथ में था, वो ही कंटिन्यू टू बी सीएम, ही वन द इलेक्शन बीइंग ए चीफ मिनिस्टर। डीएमके ऐसा कर पाएगा क्या, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पर लेकिन स्टालिन का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, लगातार वो 2 लोकसभा इलेक्शन और एक असेंबली इलेक्शन कंटिन्यूअस जीतते हुए आ रहे हैं। तो लोकल बॉडी इलेक्शन वगैरह भी जीते हुए हैं, अलायंस भी उनका स्ट्रांग है, सोशल इंजीनियरिंग भी उनका बढ़िया है। बहुत छोटे पार्टियों को उन्होंने अपने लाइंस में शामिल किया हुआ है। बिल्कुल, ये जो अरिथमेटिक जो बोलते हैं अलायंस का अरिथमेटिक है कि वो गणित वो जोड़ते हैं कि भाई अगर कोई किसी पार्टी का 1% वोट है, किसी का 3% वोट है, किसी का 5% वोट है, तो सब मिला करके जो विक्ट्री और डिफीट का मार्जिन थोड़ा कम रहेगा, ऐसा समय में ये बहुत काम आ सकता है। तो यही कंपल्शन से एडप्पाडी पळनिसामी भी, तो उनका पार्टी से जो निकल के अलग पार्टी जो स्टार्ट किया था टीटीवी दिनकरन, और इन दोनों का बनता ही नहीं था, बहुत झगड़ा हो रहा था, तो उनको अपना फोल्ड में इस बार एनडीए लेके आया। एनडीए का फोल्ड में बीजेपी का एफर्ट था कि भाई टीटीवी दिनकरन भी आ जाए कि एडीएमके का सारा पावर एक साथ लड़े। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम हो गया था इनको, वो पनीर सेल्वम है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो इनका अलायंस में नहीं आए, वो डीएमके में जाके शामिल हो गए, वो एक सेटबैक हो गया। पर बाय एंड लार्ज तो ये डीएमके अपना पूरा वोट बैंक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ बीजेपी का वोट बैंक और वगैरह पीएमके का 1 ईयर वोट बैंक है उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये डीएमके की जो खिलाफ डीएमके का जो मेन स्ट्रांग पॉइंट है कि भाई सोशल जस्टिस, तो माइनॉरिटीज़ का वोट भी उसमें लाएं ताकि एससी और माइनॉरिटीज़
एमबीसीज मोस्ट बैकवर्ड ये सब कंसोलिडेट होके डीएमके को दोबारा जीत दिलाएं, तो इसीलिए टक्कर कांटे का है। एआईडीएमके की बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब जयललिता उनका जब देहांत हो गया, बीजेपी चाहती थी कि एआईडीएमके का एक उनका जो एक बड़ा वोट बैंक है उनके साथ आ जाए। कहा जा रहा था कि शायद कभी जाकर एआईडीएमके बीजेपी के साथ मर्ज भी कर सकती है। तमाम तरीके की कोशिशें दिल्ली से की गई, लेकिन वो बीजेपी इसमें चूक गई और एआईडीएमके जो है अपना वर्चस्व, अपना जो वेटेज है वो साबित कर पा रही है, क्योंकि बड़े लगभग मैं देख रहा हूँ कि 170 सीटों पे करीब वो चुनाव लड़ने जा रही है। तो एआईडीएमके उसी मजबूती के साथ जा रही है चुनाव में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एडप्पाडी पळनिसामी दिल्ली में आकर के बार बार जो है वो अमित शाह जी से मिले। अमित शाह जी जो है वो बीजेपी की तरफ से सारे कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। तो ये लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई क्या तमिलनाडु का असेंबली इलेक्शन हो रहा है, तो उस चुनाव में दिल्ली से क्या डिसीजन लेंगे क्या, तो वो बीजेपी अपर हैंड और एआईडीएमके उनकी बातें में उनके पीछे पीछे चल रहा है क्या। लेकिन सीट शेयरिंग में एआईडीएमके ने अपना पूरा एकदम वेट एस्टैब्लिश कर लिया है कि भाई ये बता दिया कि भाई तमिलनाडु में हमारा ही जो चलेगा, क्योंकि बीजेपी को एआईडीएमके अलायंस में जो सीट मिला है वो डीएमके अलायंस में जो कांग्रेस को जो सीट मिला उससे कम है। उससे कम, तो 27। हाँ जी, तो कांग्रेस को और एक राज्यसभा भी मिला है। 28, हाँ। तो मतलब ये है कि अब कांग्रेस को वहाँ कितना वेटेज मिल रहा है उससे कम वेटेज में यहाँ बीजेपी को रखा है। और दूसरी बात जो है वो जो स्मॉलर पार्टीज़ वगैरह है वो कई लोग जो है वो एआईडीएमके बार बार बोल रहा है कि वो हमारा सिंबल पर लड़ेंगे। 2 लीव्स सिंबल है वो एआईडीएमके का। तो बिकॉज ऑफ एमजीआर एंड देन लेटर जयललिता इट इज़ वेरी फेमस कि भाई मोर देन एनी कैंडिडेट इट इज़ द सिंबल दैट मैटर्स, कि वो एआईडीएमके का जो सिंबल 2 लीव सिंबल जिसके पास रहेगा उसी का पावर रहेगा। इस बार जो है एडप्पाडी पळनिसामी का कोई चैलेंज है ही नहीं। जो चैलेंजर्स थे उसमें वो पनीरसेल्वम डीएमके में चले गए, तो वो इधर इंटरनल पार्टी मैटर्स में उनका कोई हाथ नहीं है अभी। टीटीवी दिनकरन एनडीए अलायंस में आ गए, तो वो भी जो है फ्रेंडली टर्म्स में है। और एक शशिकला है, वीके शशिकला, जो जयललिता के साथ में बहुत वो अलग एक पार्टी स्टार्ट किया है। और पीएमके का एक फैक्शन है, मतलब वहाँ पे फैमिली फ्यूड है फादर सन के। तो फादर एक कुछ कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ अलग कैंडिडेट्स वगैरह खड़े करने के लिए, उनके साथ शशिकला का अलायंस है। वो एक बहुत छोटा माइनर फैक्टर है। तो ये एआईडीएमके में एडप्पाडी पळनिसामी मोस्ट एस्टैब्लिश्ड, कोई चैलेंज नहीं है, वो इस इलेक्शन में हो गया। तो हो सकता है वो और एंटी इनकम्बेंसी ये दोनों चीज़ जो है एआईडीएमके की फेवर में काम करें। पर उनकी जो बिगेस्ट ड्रॉबैक जो कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बीजेपी के साथ जब बैलेंस में रहते हैं तो माइनॉरिटी वोट का उनके पास जाने का कोई गुंजाइश नहीं है। तमिलनाडु में माइनॉरिटीज़ हैव लॉट ऑफ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है जो साउथ तमिलनाडु में टूटुकुरिन इस तरह का जो कन्याकुमारी एरियाज़ में है, और मुस्लिम कम्युनिटी है, वेलूर जैसा बहुत सारा जगह में वहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। तो ये दोनों जो है वो एआईडीएमके के हाथ से निकल जा रहा है। तो ये दिस काइंड ऑफ बैलेंस इज व्हाट नाउ द 2 अलायंसेस आर पुशिंग फॉर। तो सर जैसे उत्तर भारत में हम देखते हैं, बिहार में, यूपी में कहा जाता है कि वहाँ जाति जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फिर बीजेपी जो है वो धर्म के आधार पे पोलराइजेशन वहाँ के चुनाव में कराने की कोशिश करती है। तो क्योंकि हम लोग हिंदी में चर्चा कर रहे हैं, तो जो हिंदी भाषी जो दर्शक देख रहे हैं उनको ज़रा बताइए, तमिलनाडु में भी क्या धर्म के आधार पर पोलराइजेशन होता है और जाति वहाँ कितना बड़ा फैक्टर है चुनाव में? तो तमिलनाडु में द पेक्यूलियर सिचुएशन जो ये है कि वहाँ पे पेरियार के टाइम में आपको तो पता है सोशल रिफॉर्मर के नाम पे वो पेरियार को जानते हैं कि भाई अनटचेबिलिटी तो छुआछूत ये सब जो है वो उनको बिल्कुल मतलब पेरियार जो है उसके खिलाफ बड़े लंबे मूवमेंट किया था, बड़ा सक्सेसफुल भी रहा। अभी तक उनका इन्फ्लुएंस है वहाँ। पेरियार, अंबेडकर, इस तरह का जो लीडर्स का जो उनका जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, वो कमिटेड रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे
जो कैस्ट फैक्टर इलेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा, वहाँ भी ये है? वहाँ पे भी है कि जैसा 1 ईयर एक इलाका है, वहाँ 1 ईयर लोग जो है वो अपने ही कैंडिडेट को वोट देंगे। जैसे PMK पाटाली मक्कल कच्छी, वो 1 ईयर पार्टी माना जाता है। जैसे उनका जो है सेलम, धर्मपुरी, वो सब इलाका में उनका जो कम्युनिटी स्ट्रांग है, और इधर नॉर्दर्न तमिलनाडु में कडलूर, विழுपुरम, ये सब इलाका में उनका स्ट्रांग होल्ड है कि वहाँ पे हर पार्टी ये कोशिश करता है कि भाई हम एक 1 ईयर कैंडिडेट ही लगाएं। तो वो AIADMK हो या DMK हो या कांग्रेस हो या BJP, वो उनका जो है उस कम्युनिटी का अगर कैंडिडेट नहीं है तो फिर वो हार जाएंगे। तो ये हालत है। सिमिलरली गाउंडर एरिया है कि जैसा एडपाडी पळनिसामी एक गाउंडर है, तो उनको कोयम्बतूर और उसके आसपास के इलाका में तो उनका जो सपोर्टर्स बहुत रहते हैं। और फिर VCK जो दलित पार्टी माना जाता है, विडुदलाई सिरुताइगल कक्षी, तो उनका जो है वो जहाँ जहाँ दलित वोट बैंक है वहाँ उनका स्ट्रांग होल्ड है। तो इस तरह का वो वहाँ पे भी कैस्ट वाला फैक्टर है, डिस्पाइट ऑल द सोशल रिफॉर्म्स। और BJP का जो पोलराइजेशन जो होता है रिलीजियस आधार पे, वो पोलराइजेशन वहाँ नहीं होता है। ओके। कैस्ट वाला पोलराइजेशन में भी वहाँ सिर्फ फॉरवर्ड कास्ट जो है वो थोड़ा आइसोलेट हो गए हैं, उसमें भी ओनली सर्टन कम्युनिटीज़ स्पेशली ब्राह्मण्स एक्सेट्रा। बाकी जो OBC MBC वगैरह जो है वो उनका इन्फ्लुएंस हर पार्टी में रहता है। तो इसलिए वो वाला जो फैक्टर अभी तक है, लेकिन वहाँ सेक्युलरिज्म का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए वहाँ जो कम्युनल डिवाइड, कम्युनल पोलराइजेशन वो अभी ज़्यादा हुआ नहीं है। लेकिन माइनॉरिटीज़ की तरफ से जो है ये फीलिंग रहता है कि भाई हम BJP को वोट नहीं देंगे ताकि वो यहाँ कम्युनल पॉलिटिक्स लेके ना आ पाएंगे, कि वो हिंदू कंसोलिडेशन वगैरह का कोशिश ना करें। आप कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों में सोच है, लेकिन प्रधानमंत्री अमित शाह के बार बार वहाँ पे दौरे लग रहे हैं, वहाँ पे लगातार उनके विजिट्स लग रहे हैं। बिल्कुल सही। अभी वहाँ मदुरई के पास एक टेम्पल है तिरुपरमकुंड्रम, वहाँ पे वो छोटे पहाड़ी के ऊपर एक साइड में मंदिर है जो सुब्रमण्य स्वामी का मंदिर है, मुरुगन कहते हैं वहाँ, और वहीं पे एक दरगाह भी है। तो इसका जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, वहाँ पे एक जगह जो है लाइटिंग ऑफ लैम्प को लेके कोर्ट में केस हो गया था। तो कोर्ट में जो ऑर्डर हो गया था कि भाई वहाँ कर सकते हैं करके, लेकिन उसकी वजह से कम्युनल सिचुएशन कहीं बिगड़ ना जाए, तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने वो होने नहीं दिया, कोर्ट का ऑर्डर होने नहीं दिया। BJP बहुत पुश कर रही थी। बिल्कुल वो कर रही थी। वहाँ आप देखिए प्राइम मिनिस्टर जाके वहाँ पूजा करके आए हैं अभी। तो ये बात जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको जो रिजल्ट जो है वो मिल नहीं रहा है। कि इवन राम मंदिर अयोध्या जाने से पहले भी वो कई सारा वहाँ रामेश्वरम मंदिर में सब जाके पूजा करके आए हैं। हर इलेक्शन में वहाँ जाते हैं, कई सारे मंदिरों में प्रधानमंत्री वहाँ पूजा कर चुके हैं, लेकिन वो पूजा पाठ का जो है वो उनको डिविडेंड अभी मिला नहीं है। तो वो डिविडेंड मिला नहीं है, लेकिन ये डिविडेंड जो है 23 तारीख को मिलता है कि नहीं सर, इस पर हमारी ज़्यादा नज़र रहेगी 23 तारीख को क्या होगा। लेकिन आपने गणपति जी बहुत विस्तार से सर हमारे दर्शकों को बताया कि उत्तर भारत की राजनीति, यहाँ के राज्यों के हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वहाँ तो हम तमाम चर्चा सुनते हैं, लेकिन वहाँ क्या चल रहा तमिलनाडु में, वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है, और इंडिया ब्लॉक और NDA अलायंस वो कहाँ ठहर रहा है। TVK के विजयन जो है सुपरस्टार हैं, वो कितने बड़े फैक्टर जो है इस विधानसभा चुनाव में साबित होंगे, ये भी डर सता रहा कि कहीं वो प्रशांत किशोर फैक्टर तो नहीं बनेंगे तमिलनाडु के। लेकिन इन तमाम बातों पे जो है नतीजा जो है 23 तारीख को मतदान होगा और 4 मई को गिनती होगी, उससे स्पष्ट होगा। लेकिन गणपति जी आज आप जुड़े हमारे साथ और विस्तार से इन बातों को बताया, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, हमने तमिलनाडु की राजनीति पे चर्चा की, आगे भी जाकर हम चर्चा जारी रखेंगे किस तरीके से चुनाव प्रचार और आगे बनता है वहाँ की स्थिति। तो आज आपने ये वीडियो देखा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिए। हमारे वीडियो और को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना समर्थन दें, प्यार दें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।